तो आज क्या करते हैं, मैंने ऑपरेटर बता दिया था, तो आज मैं ऑपरेटर के फर्दर याद रखो, अब हमें दो चीजें सीखनी है। एक मैंने तुम्हें वेक्टर और मैंने तुम्हें कहा ऑपरेटर। अब देखो, पूरी क्वांटम मैकेनिक्स इनका एक्सप्लेनेशन ही है। अगर मैं पूरा वेक्टर जान गया, ऑपरेटर जान गया, तो मैं पूरी क्वांटम मैकेनिक्स में सिखा सकता हूँ। ठीक है, तुम भी अगर वेक्टर क्वांटम सीखना चाहते हो तो तुम वेक्टर की सारी प्रॉपर्टी जान जाओ और ऑपरेटर की सारी प्रॉपर्टी जान जाओ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हाइजेनबर्ग के बारे में देखते हैं। तो याद करो, हाइजेनबर्ग का वेक्टर जो था वो कॉलम ऑपरेटर था, और उसके बाद मैंने कहा था इस कॉलम ऑपरेटर को तुम नॉर्मलाइज कर सकते हो। ये चीजें मैं तुम्हें सिखा चुका हूँ, ये मस्ट है। अच्छा, अब आ जाओ, ऑपरेटर क्या है। मैंने तुमसे कहा ऑपरेटर एक मैट्रिक्स होता है। कौन सा मैट्रिक्स? बहुत सारे टाइप्स के मैट्रिक्स है, लेकिन मैंने कहा था तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए सिर्फ 3x3 या n×n वाले स्क्वायर मैट्रिक्स से। अच्छा, अब अगर मैं तुम्हें पूरी मैट्रिक्स पढ़ा दूं, सुनते जाओ। इफ आई एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट मैट्रिक्स एंड ऑल इट्स प्रॉपर्टी, इन दैट केस यू विल गेट योरसेल्फ फेमिलियर विद दिस ऑपरेटर। तो अगर मैट्रिक्स आ गया तो ऑपरेटर आ गया। एंड सिमिलरली, इफ यू नो अ वेक्टर, इट मींस यू नो अ कॉलम वेक्टर, यू नो कॉलम प्रॉपर्टी। मैट्रिक्स के बारे में जितना कॉलम और रो जानते हो, डैगर, ट्रांसपोज, स्टार, इसका मतलब तुम्हें वेक्टर के बारे में सारी चीजें पता लगी। तो अब सोचो क्वांटम मैकेनिक्स क्या है। म्यूट कर लो। क्वांटम मैकेनिक्स इज ऑल अबाउट रीडिंग दीज मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स। तो अगर मैं मैथमेटिकल स्ट्रक्चर को थॉरो पढ़ लूं, इसके बारे में कॉन्सेप्ट समझ लूं, एंड आफ्टर दैट इफ आई अप्लाई देम इन अ फिजिकल सिचुएशन, तो क्या होगा, मैं कहूंगा कि मुझे क्वांटम मैकेनिक्स आ गई है। सिर्फ मैथ्स आने से काम नहीं चलेगा, फिजिक्स आना चाहिए। फिजिक्स कैसे आना चाहिए? तुम्हें अप्लाई करने के लिए कुछ टेक्निक्स होते हैं, वो सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलो। तो हम क्या करते हैं आज, ऑपरेटर में सबसे पहले मैट्रिक्स वाला कुछ पोर्शन आज स्टार्ट करते हैं। कम से कम याद रखना, अभी कुछ क्लासेस, 3 4 5 क्लासेस अभी मैट्रिक्स पे ही चलेगी। मैट्रिक्स के एडवांस टॉपिक भी हैं जो टाइफर वगैरह, ये जेस्ट में आएगा। याद रखना, जेस्ट का जो सिलेबस होता है ना, वो मोस्टली एमएससी है। तुम लोगों ने जेस्ट का पेपर देखा है कि नहीं? जेस्ट नहीं देखा है? देखो, जेस्ट में क्या होगा, वो एमएससी पूछेंगे। तुम मुझसे पूछ रहे थे एक बार, कौन, विनीत, तुम कह रहे थे आईआईए के लिए, याद है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। हाँ, तो इस ये बेंगलोर में है, और इसका सिलेक्शन जो होता है वो जेस्ट के लिए, और जेस्ट में भी तुम्हें अच्छा रैंक लाना पड़ेगा। मतलब ऐसा मत सोचना कि ओवरऑल कुछ भी ले आओगे काम चल जाएगा, क्वालिफाई कर जाओगे, तो नहीं। वो शुरू के टॉप 100 टॉप 50 में ही बुलाते हैं, और जितना अच्छा रैंक होगा उतने चांसेस तुम्हारे बढ़ जाएंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो अब जेस्ट का जो सिलेबस होता है वो एमएससी का होता है। वो ये कहते हैं बच्चों से कि तुम लोग क्या करो, इसी एमएससी के सिलेबस में 100 में से मुझे 25 28, पिछली बार 28 या 29 कुछ किया था, ठीक है, या फिर 30 थी, तो मान के चलो 33% भी अगर ला पा रहे हो, तुम सेफ साइड हो। इजी पेपर आ गया तो 35 भी चला जाएगा। लेकिन ऐसे सोचो कि अगर तुम 50 प्लस कर पा रहे हो तो तुम जीनियस हो, तुम टॉप रैंकर्स में हो, ऐसे समझो। लेकिन 50 प्लस कर पाना टफ है, क्योंकि एमएससी का सिलेबस होता है, सारे क्वेश्चन तुम कर नहीं पाओगे। तो कोशिश करो कुछ चीजें जो है, जैसे क्वांटम, क्लासिकल, मैथमेटिकल, इनकी कुछ चीजें तुम एडवांस कर लो, और सारी चीजें जो बीएससी की पढ़ते हो वही कर लो। तो इतना कर लोगे तो जेस्ट में अच्छा स्कोर ले आ पाओगे। ठीक है, क्योंकि इस बार भी बच्चों ने सिलेक्शन दिया है जेस्ट में। तो ये ध्यान रखना कि तुम ये कर सकते हो। एमएससी का सिलेबस है, डजंट मैटर, मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ जो एडवांस भी उसी छोटे से टॉपिक में कवर हो जाएगा, तो उसके लिए घबराना नहीं है। तुम्हें बस ये सोचना है कि सर पढ़ा रहे हैं, बस मुझे वो फॉलो करना है, रिवाइज करना है, और डेली के क्लासेस के असाइनमेंट बनाते रहना है। ठीक है, अच्छा, आज का क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, उसके बाद मैं आता हूँ मैट्रिक्स पे। आज का थोड़ा आइडिया ले लें कि आज क्वेश्चन कैसे है हमारे पास। तो रुक जाओ, हाँ, आ जाओ। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो। द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट a फॉर द वेव फंक्शन गिवन बाय psi x इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल माइनस m ओमेगा x स्क्वायर बाय 2h क्रॉस। h क्रॉस है, मैंने h लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, अभी तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। जब मैं ये हार्मोनिक ऑसिलेटर का वेव फंक्शन है, ध्यान रखना, दिस वेव फंक्शन करस्पॉन्ड टू हार्मोनिक ऑसिलेटर। अच्छा, इसकी लिमिट है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। आज तुम्हें ये घर पे सॉल्व करना है, ABCD 4 ऑप्शन दिया है, तुम्हें ये सॉल्व करना है। तुक्का मारो, कौन सा आंसर होना चाहिए? आंसर 1/2 होगा कि 1/4 होगा, ये बताओ। 1/4। 1/4। ये सॉल्व किया कि नहीं? वो जो होमवर्क दिया था वो तो मैंने करवा दिया था शायद ना। हाँ। चलो कोई नहीं, मैं अगली क्लास में और क्वेश्चंस देता रहूंगा ताकि तुम प्रैक्टिस में बने रहो। तो तुम्हारे हिसाब से कौन सा आंसर होना चाहिए? बी वाला। बी वाला। तुम बताओ वनीशा, सी। कौन सा? सी।
सी वाला, सी क्यों चूज किया? उसी में पाई दिख रहा है। पाई लग रहा है, थोड़ा तूफानी सा लग रहा है ना, अलग सा है। तो देखो एक 3 है, एक 2 है और एक पाई है। अच्छा जैसे उसने बी कहा, तो बी में क्यों डाउट आंसर इसलिए सोचा उसने क्योंकि एक में 1/4 दिया, 1/2 दिया है, मतलब इसी में से चांसेस है कि होना चाहिए, और चूंकि हम इतना श्योर हो गए 1/4, तो ये अच्छा गेस था। लेकिन याद रखना एग्जाम में जो भी ऑप्शंस बनाते हैं वो इतना ध्यान रखते हैं, तो वो तुम्हें जानबूझ के इसी में फंसा देंगे। तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन तुमने बाद के लिए रखा हो, टाइम लैप्स कर रहा हो, और टाइफर का एग्जाम है या टेस्ट है, और तुम लास्ट में सोचो इन दोनों में यही लग रहा है, नुकसान हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। हो सकता है 28 पे सिलेक्शन होने वाला हो और 1.5 मार्क्स कम हो गए तो सीधा बाहर हो गए। तो गलतियां मत करना। हाँ, अगर 10 ही 15 नंबर आ रहे हो तो सारे मार देना, ठीक है? ये हमेशा ध्यान रखना, अगर 10 ही 15 आ रहे हो, लग रहा हो कि नहीं किस्मत खराब है, जस्ट में एडवांस आता है और पता लगा हमें कुछ आ ही नहीं रहा है, सारे तुक्के मार देना, क्योंकि 15 नंबर पे वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? 25 तो चाहिए ही। लेकिन अगर तुम्हें लगे कि 25 आ रहे हैं तो गौर से 2-3 क्वेश्चन और करके गलतियां मत करना, क्योंकि टफ होगा तो 25 भी जा सकता है कट ऑफ, लेकिन 5, 10, 15 नहीं जाने वाला। तो लगे नहीं आ रहा, हमें सीधा तुक्का मारो, हो सकता है 30 तक पहुंच जाओ, किस्मत साथ देगी। इंटरव्यू तो मैं निकलवा दूंगा, ठीक है? समझ आया? तो ये सब गेस करने की आदत डालो। आ जाओ अगला क्वेश्चन 57, द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट a फॉर द वेव फंक्शन। सेम क्वेश्चन है, बस मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या कर दिया है, यहाँ पे x लगा दिया है। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है हार्मोनिक ऑसिलेटर का, याद रखना। 56 वाला जो क्वेश्चन है ये ग्राउंड स्टेट है हार्मोनिक ऑसिलेटर का, और 57 जो है ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। तो तुम्हारा काम है इसको भी तुम इंटीग्रेट करके लाओगे। क्लियर है? इसका आंसर मैंने दिया नहीं है, लेकिन कुछ आएगा, ट्राई करना, एक बार कर लोगे? यस सर। चलो आ जाओ 58 वाला क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ, बताओ इसका आंसर। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन देखा है ना कभी तुमने? मैंने लिखा नहीं है, सच एक बार लिखा था शायद, ज्यादा नहीं जानना, कॉमन सेंस लगा रहे हैं। It is derived or obtained by Bohr while explaining quantum physics. This equation can be said to be similar to Newton's law since both can't be derived but can only be felt and experimentally justified. The Schrodinger equation is not a wave equation. The Schrodinger equation can also explain light waves through its solution. चलो तुम्हारे हिसाब से कौन सा आंसर सही होना? जल्दी। बी या डी में से कोई। बी या डी? डी। तुम बताओ विनीत। डी वाला। डी वाला। अच्छा डी क्यों बोला? क्योंकि बी नहीं होगा। क्योंकि बी नहीं होगा इसलिए? अरे मैं रीजन पूछ रहा हूँ, लॉजिक बताओ। ये तो मैं समझ गया तुमने ऐसा सोचा, क्यों सोचा मैं ये पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द रीजन, टेल मी दैट। डी वाला क्या है? इट कैन आल्सो एक्सप्लेन लाइट। याद करो मैंने पहली क्लास जब पढ़ाई थी उसमें मैंने पहली या दूसरी क्लास में आई हैव गिवन इंडिकेशन दैट इन दिस क्वांटम फिजिक्स सिलेबस वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट लाइट वेव। व्हाट वाज द रीजन दैट आई हैव गिवन? मैंने क्यों क्या बोला था उस समय, टेल मी। लाइट वेव मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्वांटम मैकेनिक्स में। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? ईएम वेव होती है। ईएम वेव है तो उसकी स्पीड सी है, लाइट की स्पीड से जाएगा, मतलब सी की स्पीड से, स्पीड ऑफ लाइट जो है, और उसके लिए हमें रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स करना पड़ता है, क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन। अभी मत सोचो, क्लाइन गॉर्डन और डिराक इक्वेशन सब पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है? वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, क्वांटम फील्ड थ्योरी पढ़ोगे उससे पहले वो एडवांस क्वांटम पढ़ाएंगे, वहां सिखाएंगे। तो यहाँ का सिलेबस अभी जितना भी तुम पढ़ रहे हो उसमें लाइट वेव की कोई चर्चा नहीं है, तो डी वाला तो गलत ही है। श्रोडिंगर इक्वेशन नहीं समझाता, श्रोडिंगर इक्वेशन इज नॉट रिलेटिविस्टिक, ठीक है? नॉन रिलेटिविस्टिक पूरा पढ़ा रहा हूँ, कहीं भी मैं सी की चर्चा नहीं करूंगा, याद रखना। अच्छा ये सी वाला ऑप्शन देखो, तो श्रोडिंगर इक्वेशन इज नॉट अ वेव इक्वेशन। ये वेव इक्वेशन है कि नहीं है? है। मैंने बताया था जैसे मैक्सवेल इक्वेशंस हैं या नॉर्मल स्ट्रिंग पे वेव होता है, स्टैंडिंग वेव, ट्रैवलिंग वेव, वैसे श्रोडिंगर भी एक तरह का वेव इक्वेशन है, लेकिन ये मैटर वेव के लिए एक तरह का। चलो इसका मतलब ऑप्शन बी वाला सही है, ठीक है? अच्छा बी वाले में डाउट है क्या तुम लोगों को? न्यूटन्स लॉ को कभी डिराइव किया है क्या तुमने? Tell me, have you ever come across any book or any derivation which have given step by step that how to prove Newton's law, F equal to ma? कहीं किया है क्या ये डेरिवेशन तुमने? नहीं सर। श्रोडिंगर इक्वेशन और न्यूटन्स लॉ का कोई डेरिवेशन नहीं होता। बोलो क्या कह रहे हो? हमको लगा श्रोडिंगर का इक्वेशन है वो डिराइव हुआ। हाँ ये हो सकता, कंफ्यूजन हमको भी थी। अच्छा ठीक है, मैं पहले ही बता दूं, देखो श्रोडिंगर इक्वेशन और न्यूटन्स लॉ एक ही फुटिंग पे,
ये एक लॉ है जो किसी को नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मैथमेटिक्स जस्टिफाइड है और डिराइव नहीं किया गया है, बस एक आइडिया लगा और चीजों को जैसे रखते हैं ना, हिट एंड ट्रायल मेथड पढ़ा है, हमें लगता है इस चीज की कमी है तो हम वहां एक चीज ब्लॉक डाल देते हैं, फिर सोचते नहीं इसको नहीं लगाना चाहिए, इससे डिवाइड कर देना चाहिए। तो वैसे ही मैं कुछ डिवाइड करता हूँ, कुछ मल्टीप्लाई करता हूँ, और लास्ट में मैं देखता हूँ अरे ये तो बड़ा अच्छा इक्वेशन बन गया और इसका सॉल्यूशन कुछ सेटिस्फाई भी कर रहा है, तो मुझे लगा चलो बड़ी अच्छी चीज ढूंढ ली मैंने। लेकिन वो जब तक एक्सपेरिमेंट को जस्टिफाई नहीं करेगा, till that time it's only mathematics, it's not physics। तो न्यूटन्स लॉ भी F इक्वल टू ma बहुत बार एक्सपेरिमेंट को किया गया, और जितनी बार भी किया गया पाया गया, we found that this justifies all the experimental calculations that we have done। it means Newton's law is right, so we don't need more justification or any valid proof for that। समझ गए? तो जब भी लॉ मैं बोलूं ना, जब भी मैं कोई इस तरह के इक्वेशन लिखूं, तो उनका कोई प्रूफ नहीं होता, वो अल्टीमेट ट्रूथ है जो रख दिए गए। अच्छा, हो सकता है फ्यूचर में कोई ऐसी फिजिक्स हो जो उसको डिराइव कर दे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इट्स नॉट देयर, आज के डेट में हमारे पास नहीं है। क्लियर हुआ? चलो, 59 और 60 एक ही तरह के क्वेश्चन है। ये मैंने इसलिए दिया है, याद करो जेस्ट में और टाइफर में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये तुम करके रहोगे, आज घर पे बैठ के इसको करोगे। मैं हिंट देता हूं कैसे करना है, तुम्हारा काम है वर्कआउट करना। यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस एंड विद हेल्प ऑफ H, G and C, the smallest distance that can exist in our nature is dash, where H, G and C stands for Planck's constant, gravitational constant, speed of light। तो पहली बार डिस्टेंस बताना है और 60 क्वेश्चन में टाइम बताना है। तुमने डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा है। ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस में क्या करते थे तुम लोग? डायमेंशनल एनालिसिस में हम पढ़ते हैं कि कैसे हम LHS इक्वल टू RHS किसी भी इक्वेशन का जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, डायमेंशनल एनालिसिस की अपनी एक लिमिटेशन होती है। क्या लिमिटेशन होती है? अगर मैं तुमसे कहूं S इक्वल टू UT प्लस AT स्क्वायर, डायमेंशनली ये करेक्ट है कि नहीं, ये बताओ। ये पढ़ा है ना इक्वेशन, पहली बार देख रहे हो क्या? है, डायमेंशनली ये करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे हाफ का फैक्टर मिस हो रहा है, याद है ना? तो फिजिक्स कहता है कि हाफ होना चाहिए, लेकिन डायमेंशन वो नहीं बता पाता, तो ये डायमेंशन में प्रॉब्लम है। अदरवाइज वो तुम्हें इक्वेशन बता सकता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, तो अब तुम्हें क्या करना है, मैंने तुम्हें कहा H ले लो, C ले लो, G ले लो। अच्छा, H, C और G के तुम्हें डायमेंशंस पता है कि नहीं? नहीं पता है तो वर्कआउट करोगे। जैसे तुमने पढ़ा ना E इज इक्वल टू H न्यू, तो तुम्हें E का डायमेंशन पता है, न्यू पता है, तो H भी, H का डायमेंशन पता है ना, एंगुलर मोमेंटम होता है, पढ़ाया था ना? और C तो स्पीड है, स्पीड के बारे में जानते हो, पढ़ा है ना, LT-1 सब। अच्छा, G का डायमेंशन भी तुम जानते हो, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, फॉर्म सबके फॉर्मूले आने चाहिए तुम्हें। F इक्वल टू G m1 m2 by r2 निकाल लोगे? अच्छा, अब मैं तुमसे कहता हूं मुझे लेंथ ला के दिखाओ, फिर मैं तुम्हें कहता हूं मुझे टाइम ला के दिखाओ। तो तुम्हें देखो लेंथ का फॉर्मूला तो पता है, लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? डायमेंशन L का पावर 1, और RHS में तुम रख दोगे तुम्हारे पास H है, तुम्हारे पास C है और तुम्हारे पास G है, तो H का डायमेंशन रख दो एंगुलर मोमेंटम का, उसका पावर A लगा दो, C का डायमेंशन लगा के B लगा दो। पढ़ा है ना, किया है ना 11th क्लास में? अच्छा, इससे तुम्हें इक्वेशन मिल जाएगा, उससे A, B और C मिल जाएगा। एक बार A, B, C मिल गया तो तुम्हें कुछ आएगा इक्वेशन रूट अंडर में आएगा, ठीक है? यहाँ पे H, C और G आ जाएगा, ठीक है? ऊपर नीचे कहीं आएगा, चेक करना एक बार। और एक बार ये फॉर्मूला आ गया, उसके बाद क्या करोगे? H की वैल्यू तुम्हें पता है ना, 6.6 10 टू द पावर माइनस 34, C की वैल्यू पता है, G की वैल्यू, सबको रख के कोई आंसर निकाल लोगे? कर लोगे? एक बार ट्राई करना घर पर, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उन्होंने सीधा फॉर्मूला पूछा था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जेस्ट का क्वेश्चन है ये, तो इन चीजों के लिए तैयार रहो वहां पे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, गौर करो, मैंने तुम्हें H, C और G दिया है, मैं तुम्हें इसकी जगह वो भी दे सकता हूँ, K भी दे सकता हूँ। K जानते हो ना क्या है? K क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट, थर्मल कंडक्टिविटी। नहीं, K क्या है? कौन सा कांस्टेंट है K? जल्दी बताओ, लिखना पड़ेगा मुझे। ये K भी पढ़ा है क्या? K भी, K छोटा भी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी नेचर का यूनिवर्सल एक कांस्टेंट है, हो सकता है वो केबी भी तुम्हें दे दे कल को, और कहीं एचसी और केबी में बनाओ, एचसी या जी में बनाओ। क्लियर है? तो उसे तुम सॉल्व कर सकते हो। केबी पता है ना, एनर्जी पढ़ी है ना, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी 3/2 kT। हाँ, तो एनर्जी पता लग गया, 3/2 kT। T तुम जानते हो टेम्परेचर होता है, के का डायमेंशन बता सकते हो। आ रहा है समझ कुछ? चलो, तो ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, तो एक बार ट्राई करना। तो वो दोनों क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, घर पे ट्राई करके मुझे नेक्स्ट क्लास में बताओगे क्या आंसर आया। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? ओके, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं।
मैट्रिक्स तुम लोगों ने पढ़ा होगा, मैं जानता हूं, तो मैं क्या करता हूं, इसका बेसिक्स मैं बस हल्का सा लिख देता हूं, मैं इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तुम्हें भी बोरिंग लगेगा, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम इंस्टेंटली कर सकते हो, इसमें कुछ है नहीं, मैं बस ये बता रहा हूं कि तुम्हें क्या क्या आना चाहिए, इसको नोट डाउन करने की जरूरत भी नहीं है तुम्हें, ठीक है, क्यों, फॉर्मेलिटी में कर रहा हूं, उसे देख लो। अच्छा, जब भी तुम्हें मैट्रिक्स पढ़ाऊं तो सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, तो याद करो किताबों में लिखा रहता है इट्स अ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर एरे, एरे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, ये बहुत सारे वेक्टर का पैटर्न भी है, मतलब अगर मैं तुमसे कहूं देखो ये है 2 3 4 1 5 6 2 8 5, तो गौर करो अगर मैं इस पोर्शन को देखूं, इस पोर्शन को देखूं, इस पोर्शन को देखूं, तो क्या ये वेक्टर्स नहीं है, एक वेक्टर कॉलम वेक्टर, एक एक तीन वेक्टर हो गए ना कॉलम वेक्टर। तो मैट्रिक्स को कहा जाता है दीज आर नथिंग बट ग्रुप ऑफ वेक्टर्स आल्सो। अब ये कॉलम वेक्टर भी हो सकता है और रो वेक्टर भी हो सकते हैं, क्लियर है, उनके ग्रुप को भी मैट्रिक्स कहते हैं। और दूसरा तुम समझोगे रेक्टेंगुलर स्क्वायर या रेक्टेंगुलर या स्क्वायर एरे है, और इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें रियल नंबर्स हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, दोनों कुछ रख सकते हो, तो उसके अलावा फंक्शन रख सकते हो क्या, फंक्शन रख सकते हो कि नहीं मैट्रिक्स में, रख सकते हैं। रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, इतना क्यों टाइम लग रहा है, मैं एक्स भी लिख सकता हूँ, क्या दिक्कत है, मैं लिख देता हूँ एक्स वाई 2 3, अब वो पूछेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, हो सकता है कोई कांस्टेंट आ जाए, क्लियर है। फंक्शन रख सकते हैं, फंक्शन के अलावा और क्या रख सकते हैं, तो याद करो अल्फाबेट्स रखते हैं, ABCD टाइप, ये सब भी रख सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट एलिमेंट्स हम इसमें रख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ मैट्रिक्स, ये तो आता ही होगा तुम्हें, ये पढ़ाना पड़ेगा क्या मुझे, नहीं, तो कुछ नहीं है, मैं बस बोलता जाता हूँ, तुम्हारे लिए प्रैक्टिस है, जो पढ़ाना है वो आइगन वैल्यूज है, बस मुझे उसमें टाइम देना है थोड़ा, ठीक है, अदरवाइज ये सब चीजें पढ़ाने वाली है नहीं, बस मैं फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ, बस देखते जाओ और बोलते जाओ कि हाँ सर ये आता है, इसमें टाइम मत वेस्ट करो। एग्जाम्पल, सबसे पहले तुम्हें मैट्रिक्स आ गया तो तुम्हें कुछ ऑपरेशन आनी चाहिए, एडिशन किसे कहते हैं, सब्ट्रैक्शन किसे कहते हैं, मल्टीप्लीकेशन किसे कहते हैं, और डिवीजन बाय स्केलर किसे कहते हैं, ठीक है, डिवीजन बाय स्केलर, मैट्रिक्स से मैट्रिक्स को डिवाइड मत कर देना। आ जाओ, एडिशन सबसे आसान, एडिशन में कोई दिक्कत नहीं, तो एडिशन में मान लो मैंने दे दिया 1 2 3 4, यहां दे दिया 5 6 7 8, जोड़ लोगे ना, कोई दिक्कत, माइनस कर लोगे ना, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं, नहीं। तो देखो अगर मैं मान लो प्लस करता हूं और एक बार माइनस करता हूं, तो प्लस में आंसर कितना आएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ दो, तो 1 + 5 6 2 8 7 3 10 8 4 12 हो गया, माइनस कर दो, 1 - 5 -4 2 - 6 -4 3 - 7 -4 और 4 - 8 -4, यहां तक क्लियर है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखो, एक चीज ये ध्यान रखना कि अगर मैं तुमसे कहूं कि 1 2 3 4 में ऐड कर दो 1 2, तो क्या कर पाओगे, नहीं, नहीं। जानते हो यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई, यहाँ तुम हाथी में घोड़े को जोड़ रहे हो, और हाथी प्लस घोड़ा इक्वल टू हाथी, है ना, विनीत याद है कि नहीं, एक हाथी दो घोड़े, कितने हाथी हुए, एक ही हाथी हुआ। एक ही हाथी हुआ, घोड़े को जोड़ नहीं सकते, तीन नहीं बना सकते, नहीं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। ये इसी तरह है कि जब मैं बोलूं x + y, तो ये x + y ही होता है, ठीक है, ये दोनों अलग चीजें हैं जब तक कि मैं नंबर ना दूं, और एक होता है x y, याद है ना, मल्टीप्लाई तुम कर सकते हो, अलग अलग क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, समझ आया। यस, चलो अब मुझे ये बताओ, तो ये वाला एडिशन पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब एडिशन के लिए हमने रूल ये सीखा कि दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, n × n है और ये n × n है, तो कर सकते हो। अच्छा, इसमें ये हो सकता है, लेकिन अगर मैं दे दूं 1 2 और यहाँ दे दूं 3 4, तो क्या इनको जोड़ सकते हो कि नहीं, जोड़ सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स जोड़ना जरूरी नहीं है, रेक्टेंगुलर भी जोड़ सकते हैं, कॉलम वेक्टर भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, आया समझ, यस, बस इतना ही जानना है, इसमें इससे ज्यादा टाइम मत वेस्ट करो। आ जाओ अगला पार्ट, अगर मैं तुमसे पूछूं मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, तो तुम क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन, इसका रूल मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, लेकिन जल्दी से देख लेते हैं। मान लो मैंने तुम्हें दे दिया 1 2 3 4 5 6, अच्छा ये कितने कॉलम है और कितने रो हैं इसमें, 2 रो है 3 कॉलम। रो, ये रो होता है पता है ना, 3 रो हैं और 2 कॉलम, 2 कॉलम। इसका मतलब यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, उसके अलावा मैं कुछ भी कर सकता हूँ, देखो ये एंट्री कुछ भी रख सकता हूँ, तो चाहे देखो मैं 3 कर दूं, तो उस केस में मेरा आंसर कितना आएगा, 3 × 3 वाला, क्लियर हुआ। इसमें है 2 रो का मतलब 1 2 3 4 5 6, इसमें कोई दिक्कत है, मल्टीप्लाई कर लोगे क्या, देखो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, पहला वाला यही होगा ना, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो,
फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इन तीनों को यहाँ लिख दो, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट। ये किया है कि नहीं? यस सर। नहीं किया है तो सीख लोगे, डोंट वरी। मैं ये चाह रहा हूँ कि तुम इसमें टाइम मत वेस्ट करो। ये तुम्हारा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2-3 क्लास, 5 क्लास, 6 क्लास जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें तुम्हें ये सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन इतना कम से कम पता होना चाहिए करते कैसे, ऐसा ना लगे कभी देखा ही नहीं है। 11th क्लास में पढ़ा था ना, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में भी कभी देखा होगा? देखते तो बराबर हो, सीखते नहीं हो खाली, है ना? आंखों को बंद नहीं करते, गांधी की बातें नहीं मानते, है ना? बुरा मत देखो, बुरा है मैथमेटिक्स, लेकिन फिर भी देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं क्या, लेकिन सीखेंगे नहीं, है ना? विनीत, विनीत तुम कौन से फाइनल ईयर में अपियरिंग हो, क्या हो? अपियर मतलब एग्जाम दे दिया है क्या? नहीं, सेकेंड ईयर का एग्जाम दे रहे थे, फिर कोरोना आ गया। कोरोना आ गया, उसने रोक दिया तुम्हें, बचा लिया तुम्हें, है ना? हाँ। अब एग्जाम है, अब जुलाई में है, पता नहीं होगा कि नहीं, बोला तो ऐसा भी तो है, पास कर देंगे तुम्हें, 60% दे देंगे, है ना? नहीं, अभी ऐसा कोई नोटिस नहीं आया। ऐसा होगा तो अच्छा हो जाएगा कि बुरा हो जाएगा? पता नहीं, अच्छा ही हो जाएगा। अच्छा ही हो जाएगा, क्योंकि 60% आ नहीं रहे हैं ना। चलो कोई नहीं, परसेंटेज कोशिश करो 60+ होने चाहिए, ठीक है? ना आए तो कोई बात नहीं, 55 पे भी चलेगा, लेकिन कोशिश करो 60+, क्योंकि एकेडमिक मैटर करता है। अगर तुम रिसर्च करना चाहते हो, एकेडमिक मैटर्स, तो वहां परसेंटेज वो देखेंगे। परसेंटेज देखो ये नहीं बताता तुम कितने होशियार हो, परसेंटेज ये बताते हो तुम कितने सिंसियर हो। और अगर तुम एकेडमिक में सिंसियर नहीं हो, इट मीन्स तुम डिसिप्लिन नहीं हो। तो वो टीचर जो भी तुम्हारा इंटरव्यू लेगा या सेलेक्ट करेगा, वो सबसे पहले उसके ऊपर इंप्रेशन यही जाएगा, ये सीरियस नहीं है, पढ़ाई के प्रति इसका उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बस फॉर्मेलिटी कर रहा है, ठीक है? तो तुम्हारा पर्पस होना चाहिए स्कोर भी करना। भले मजा नहीं आता यूनिवर्सिटी एग्जाम देने में, लेकिन रात ही भर तो पढ़ना, 1-2 दिन पढ़ो और अच्छे से मार्क्स ले आओ, ठीक है? इसके चैंपियन हो ना तुम लोग, रट्टा मारते हो, सुबह अगले दिन फ्लश कर देते हो, जाने दो, गार्बेज था, इसे हटाओ, नई नई चीजें हैं दुनिया में सीखने के लिए। अब न्यू पढ़ा जाएगा। क्वांटम का पेपर दिया कि नहीं तुम लोगों ने? कभी पढ़ा? सेकेंड ईयर में है ना क्वांटम? हाँ, हम लोग के अभी तुम बताओ कैसा पेपर गया क्वांटम का तुम्हारा? नहीं, क्वांटम का नहीं हुआ, 4th सेमेस्टर में हम लोग के क्वांटम और थर्मो है, मतलब जो होने वाला था एग्जाम। अच्छा, पेपर अभी हुआ नहीं है तुम्हारा भी? नहीं, पिछली बार हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैट था। अच्छा, तो क्वांटम कवर है ना तुम्हारा? अब तो तुम्हें आता है ना क्वांटम, सिलेबस कवर है ना? हाँ, क्वांटम तो है, थर्मो नहीं है। थर्मो तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन तब तक एग्जाम हो चुका होगा, ठीक है? हाँ। कोई नहीं, पास कर लो एग्जाम। एक बार देखो, 6 महीने में पढ़ा दूंगा, उसके बाद फिजिक्स तुम्हारे टिप्स पे हो जाएगी, लेकिन जितना पढ़ा दूं वो एकदम थॉरोली रिवाइज कर लो, ठीक है? बहुत सारे बच्चे, होता क्या ना, पिछली बार का भी रिकॉर्ड बता रहा हूँ, सबको चाहिए हमें सर ज्यादा पढ़ा दो, बस पीछे का पूछना मत दोबारा, लेकिन ज्यादा पढ़ाओ। वो तो हमें इंटरेस्ट खत्म हो गया ना, एक बार आपने कॉपी में लिखवा दिया, आफ्टर दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं क्यों खोलूं पेज, क्योंकि उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। सर आगे पढ़ाओ, आगे में इतने क्वेश्चन पूछ, आजकल तो यूट्यूब का जमाना है, पीडीएफ सारे फ्री में अवेलेबल है, डेली नए क्वेश्चन। तो मैंने कहा पुराना वो पढ़ा था, तो नहीं सर वो नहीं, तो मैंने कहा इसका आंसर भी तो उसी से रिलेटेड, तो अच्छा ठीक है। उसके बाद बच्चा कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा तुमसे, तो उसे लगता है सर कह रहे हैं पीछे भी पढ़ना पड़ेगा, चलो होगा देखेंगे कभी, छोड़ दीजिए सर आगे बढ़िए। तो ये प्रॉब्लम है तुम लोगों के साथ, ठीक है? ज्यादा किताबें मत पढ़ो, अभी टाइम है 1-2 महीने, एचसी वर्मा जो बताया है यू कैन रीड देम, बट अदर देन दैट डोंट वेस्ट टाइम देयर, क्योंकि अभी वो टाइम नहीं है। 6 महीने प्रैक्टिस का टाइम है, 6 महीने नई नई चीजें पढ़ना। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो नया होगा, मुझे पता है, ये सब पुराना नहीं है, सब तुम्हारे लिए नया ही है, लेकिन तुम्हारा पर्पस ये होना चाहिए, सर जितना पढ़ा रहे हैं उसे पत्थर की लकीर मानो और उसे कर लो प्रैक्टिस। ना आए तो भी मगअप कर लो, रट लो, अगर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने। ये मत सोचो सर ये फिजिक्स है कैसे, अरे जितना पढ़ा रहा हूँ कॉपी में लिखा है वही आएगा, बस उस पर कमांड करके पहुंच जाओ, रैंक ले आओ, आईआईटी पहुंच जाओ, उसके बाद क्वेश्चन करते रहना। वहां तो प्रोफेसर बैठे ही इसलिए 2 साल बैठ के एंजॉय करो अपना, पूछो, डिस्कशन करो, स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेसर हैं, सब बताएंगे तुम्हें, ठीक है? लेकिन आज स्पीड बढ़ाओ और प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। चलो मैट्रिक्स पे आते हैं, तो अब मैं क्या शुरू करता हूँ, मैं तुम्हें मेन पॉइंट पे आता हूँ जो मुझे पढ़ाना था तुम्हें, दैट इज आइगन वैल्यू। आ जाओ, आइगन वैल्यू सीखते, सीधा पॉइंट पे आते हैं, ठीक है? फालतू इधर उधर घूमने से कोई फायदा नहीं है। पता लगा मैट्रिक्स की क्लास ले रहा हूँ, मैट्रिक्स 6 महीने पढ़ाते हैं लोग, पूरा सेमेस्टर चलता है, फिर अगले 6 महीने और पढ़ाते हैं एडवांस। मेरे को जरूरत नहीं है, मुझे मुश्किल से 5 से 6 क्लास चाहिए, मैं तुम्हें मैट्रिक्स का एक्सपर्ट बना दूं, और उतना ही तुम्हें क्वांटम में, प्लस जैम में, टाइपर में, जेस्ट में, प्लस आगे एमएससी रिसर्च में, सब में उतना ही चाहिए,
उससे ना एक लेफ्ट या ना राइट, बस उतना करके बैठ जाओ। आ जाओ, आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू है क्या? तो याद करो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि ये ऑपरेटर है ओ, ये एक्ट करता है किसी साई पे और दे देता है कोई लैम्डा, और ये होता है साई। ये याद है ना सबको? यस सर। लैम्डा को कहते हैं आइगन वैल्यू। अच्छा ये क्यों पढ़ रहे हैं ये मैं समझा देता हूं, फिर मैं मैथमेटिक्स कराता हूं। साई तुम्हारा वेक्टर था, यही वेक्टर स्टेट होता है, इस स्टेट को आइगन स्टेट कहा जाता है, ये ध्यान रखना, ये भी मैं पढ़ाऊंगा। इसे आइगन स्टेट भी कहते हैं और आइगन वेक्टर, ये बार बार क्वांटम में टर्म सुनोगे, इसलिए अभी से आदत डालो। ए को ऑपरेटर कहते हैं, जो मैं पढ़ाऊंगा मैट्रिक्स है, तो तुम्हारा ऑपरेटर ही मैट्रिक्स है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ऑपरेटर के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। आ जाओ, साई क्या है? साई फिर से वही आइगन वेक्टर है। याद करो मैंने क्या बताया था, आई हैव एक्सप्लेन्ड दैट O is like a CBI. This acts on a person who has been captured and asked for information. Lambda is the information which has been taken out from this person and finally that person remains as it is. ठीक है, मतलब कोई स्टेट है, उस स्टेट पे हमने ऑपरेटर अप्लाई किया, इस ऑपरेटर ने उसमें से इंफॉर्मेशन, याद करो स्टेट क्या होता है? स्टेट इज अ क्वांटिटी इन विच ऑल द इंफॉर्मेशन इज रिमेन देयर। ठीक है, all the information about the physical system remains in your state। पढ़ा है ना तुमने? यस सर। तो अगर साई में सारा इंफॉर्मेशन छिपा है तो उसे निकालना भी तो पड़ेगा। वो निकालना इंफॉर्मेशन कहां से निकालेंगे? तो दैट विल बी डन बाय दिस ऑपरेटर। ऑपरेटर का काम है इंफॉर्मेशन निकालना। तो मैं क्या करूंगा? ऑपरेटर अप्लाई कर दूंगा, ऑपरेटर एक्ट करेगा और उससे क्या करेगा? वो इंफॉर्मेशन निकाल के दे देगा। अच्छा याद करो, इसका एग्जाम्पल बड़ा अच्छा देखो, हैमिल्टोनियन, नहीं आता सीख लोगे, डोंट वरी। हैमिल्टोनियन जब भी एक्ट करता है वो ई साई देता है, यही श्रोडिंगर इक्वेशन है एक्चुअली, टाइम इंडिपेंडेंट वाला। अच्छा इसी तरह अगर मैं कहूं पोजीशन वाला अगर साई पे एक्ट कर जाए तो ये पोजीशन दे देगा, अगर मोमेंटम वाला एक्ट कर जाए तो मोमेंटम दे देगा। मतलब जो भी ऑपरेटर अप्लाई करोगे वो फिजिकल क्वांटिटी उसमें से बाहर निकाल देगा। यहां तक समझ आया? व्हाटएवर ऑपरेटर यू टेक, that operator correspond to a physical quantity, and as soon as you apply that operator on that vector, it will take out corresponding physical quantity from that wave vector eigenstate। क्लियर हुआ? यहां तक समझ आया? तो मैं मैथमेटिक्स सिखाऊं। ठीक है, चलो आ जाओ, अब जरा देखते हैं कि सॉल्व कैसे किया जाता है ऑपरेटर में आइगन वैल्यू। अच्छा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आइगन वैल्यू जो होता है तुमसे पूछा क्या जाएगा, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा। आइगन वैल्यू हमेशा एक ऑपरेटर का निकलेगा और ऑपरेटर एक मैट्रिक्स है। इसका मतलब वो क्या करेंगे क्वेश्चन में? दे विल गिव यू अ मैट्रिक्स। वो कहेंगे लेट अस से देयर इज अ मैट्रिक्स कॉल्ड ए, फॉर दिस मैट्रिक्स फाइंड आउट द आइगन वैल्यू। सबसे छोटा क्वेश्चन, सबसे छोटा क्वेश्चन यही है, कोई मैट्रिक्स उठाओ और उसका आइगन वैल्यू बता दो। मैं सबसे पहले कुछ स्टैंडर्ड मैट्रिसेस डिस्कस करूंगा, 2x2, फिर 3x3, फिर 4x4, और इतना पढ़ा दूंगा कि उससे बाहर नहीं आएगा, और आ भी गया तो तुम लोग प्रिपेयर रहोगे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। फाइंड आउट द आइगन वैल्यू फॉर अ मैट्रिक्स ए। समझ गए क्या क्या बताया मैंने कहा एक आइगन वैल्यू निकालना है, ऑपरेटर किसको कहते हैं? मैट्रिक्स को, और इस मैट्रिक्स का लैम्डा निकाल के दे दो। ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन होगा। चलो इसको देख लेते हैं, आ जाओ। तो स्टेप्स देखो करना क्या है, व्हाट आर द स्टेप्स। याद करो मैंने कहा ए साई इज इक्वल टू लैम्डा साई, ए लिखो ओ लिखो डजंट मैटर, ये ऑपरेटर है। ठीक है, ऑपरेटर के ऊपर कैप बनाया है, वो यूनिट वेक्टर नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, ऑपरेटर भी ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा मैं एक तरफ ले जाऊं तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं ए साई माइनस लैम्डा साई इक्वल टू 0, सही है क्या? अच्छा अब इसमें मैं डिटरमिनेंट लगा दूं तो ये बन जाएगा ए माइनस लैम्डा आई साई इक्वल टू 0। अब साई क्या वेक्टर 0 हो सकता है? वेक्टर 0 नहीं होता, तो क्या कौन 0 होगा? डिटरमिनेंट 0 होगा। ये क्लियर हुआ? यहां तक समझ आ रहा है क्या? ये प्रूफ है, नहीं आएगा तो भी चलेगा, मैं बता रहा हूं 2 लाइन का है तो साथ ही देख लो उसमें क्या है। यहां तक क्लियर हुआ? इस इक्वेशन को कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसका मतलब कोई तुमसे पूछे सबसे पहला स्टेप क्या होगा, प्रूफ मत करना। फर्स्ट स्टेप व्हाइल सॉल्विंग आइगन वैल्यू इक्वेशन इज राइट डाउन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अच्छा याद करो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तुमने इससे पहले भी पढ़ा होगा, कहां पढ़ा था? कहीं सुना है क्या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? कहीं पढ़ते हैं, बताओ जल्दी। हाँ सुना तो है। सुना तो है सर, कैसी बातें कर दी आपने। पढ़ाई लिखाई के बारे में मत पूछा करो, फिल्मों के बारे में पूछो, सलमान खान क्या कर रहा है अभी बताएं, पूरा अपडेट है हमारे पास। क्या कहते हो विनीत? फेवरेट एक्टर कौन है तुम्हारा? कोई नहीं सर। कोई नहीं है, कोई है ही नहीं एक्टर है। मेरे सामने ड्रामा कर रहे हो तुम लोग। नहीं सर, कोई उतना अच्छा नहीं है। कोई एक्टिंग ठीक से नहीं कर पाता है ना, तुम लोगों को एक्टिंग आती है, तुम लोग जज कर लेते हो।
मतलब बोलते ऐसे हो, लगता ही नहीं इस दुनिया के, ज्यादा बड़े लॉजिकल पर्सन हो गए हैं, ज्यादा बड़े फिजिसिस्ट हो गए तुम लोग। नहीं हीरो अच्छे एक्टर तो कोई नहीं बॉलीवुड में। अच्छा, सारे हॉलीवुड के पसंद है तुम्हें, है ना? कोई कोई चलो कोई नहीं, लेकिन ये फिजिक्स पे ध्यान दो, ठीक है? 6 महीने भूल जाओ, 6 महीने के बाद दुनिया अच्छी हो जाएगी ना? नहीं मुझे नहीं लगता। ऐसा नहीं होगा ना? ये तो 10th क्लास से सुनते आए हैं, गार्जियन हमें हाँ 10th क्लास से बेवकूफ बनाते हैं। अभी पढ़ लो बाद में आराम रहेगा वो चलता ही जाता है। आज तक आराम हुआ क्या तुम लोगों को? अभी नहीं। आज तक नहीं हुआ, मुझे तो कभी नहीं मिला। मेरे सब कहते यही थे कि 10th के बाद जिंदगी हसीन हो जाएगी, 12th के बाद तो तुम जन्नत में पहुंचने वाले हो। लेकिन ऐसा होता है? और ग्रेजुएशन, एक बार ग्रेजुएट हुए तो लाइफ सेटल। तुम्हें लगता है ऐसा है? ये सब मिथ है, ठीक है? ये मतलब ये होता होगा, आज से 50 साल पहले होता होगा, लेकिन आज नहीं होता ऐसा, ठीक है? आज ऐसा कहीं नहीं होता। तो तुम लोग इसकी आदत डालो। लेकिन एक चीज क्लियर है कि 6 महीने मेहनत कर लो और उसके बाद रिजल्ट आए और लगे कि जो हमने मेहनत किया उसके करस्पॉन्डिंग हमें रिजल्ट अच्छा मिला, तो तुम्हें लगता है कि हम अपने चॉइस की जगह पे पहुंच गए, तो इट्स गुड। देखो, जिस दिन तुम अर्थ पे आए, जब सब तुम्हारी लाइफ चालू हुई है, स्ट्रगल तो उसी दिन से चालू हो गया। तो ये मत सोचना कि तुम उस गेम में नहीं हो, तुम उसी दिन से गेम में हो। तो स्ट्रगल तो उसी दिन से चालू है, पेन, सॉरो, हैप्पीनेस, ये सब तो उसके पार्ट है। लेकिन हमें टारगेट छोटे छोटे रखने चाहिए। जैसे तुम 6 मंथ का टारगेट रखो कि 6 महीने में जम के मेहनत करूंगा। उसके बाद 6 महीने क्या करोगे? एंजॉय करोगे जब तक एडमिशन नहीं हो जाता, है ना? बस 6 महीने लेकिन थोड़ा सिंसियरली पढ़ लो। एक बार रैंक आ गई अच्छी तो फिर ठीक है, पहुंच जाना। उसके बाद बहुत चॉइसेस है तुम्हारे पास, आगे भी स्ट्रगल तो है ही, मेहनत तो करनी पड़ेगी। लाइफ में हमेशा स्ट्रगल है। 10th, ये सोचो 10th से पहले ही दुनिया अच्छी थी, है ना? 10th के बाद ही हाँ स्ट्रगल चालू होता है। लेकिन बच्चा घबरा ना जाए इसीलिए उसे बेवकूफ बनाया जाता है। ऑल इज वेल, है ना? ऑल इज वेल, बस वही है, वही है। तुम लोग सही जा रहे हो। 3 इडियट देखा है ना तुम लोगों ने? हाँ सर। हाँ, देखो मूवी देखने में तो एक्सपर्ट हो तुम लोग। और मैं अभी पूछूं मैट्रिक्स के, कोई याद है राइटर कोई है किताब जिसने मैट्रिक्स का लिखा हो बढ़िया सा बुक? अरे सर क्या पूछ दिया सर, फालतू बातें करते हो सर, ऐसी बातें किया मत करो। चलो आ जाओ, टॉपिक पे आते हैं। नाउ लेट अस सी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो मैंने कहा a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। याद करो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और ऑक्सिलरी इक्वेशन हम डिफरेंशियल इक्वेशन में भी पढ़ते थे, याद है? जब हम निकालते थे उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालते थे, ठीक है? तो ये सब फिर पढ़ेंगे, वहां पे देखेंगे, अभी नहीं। अभी बस इतना याद रखो, मैंने तुम्हें ये सिखाया कि a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, बस इतना ध्यान रखना। और सबसे पहले यही लिखना, और फिर देखो सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं स्टेप बताता हूँ। तो स्टेप 1 में सबसे पहला यही करना, प्रूफ मत करने लगना, स्टेप 1 में यही लिख देना। अब देखो स्टेप 2 क्या कहता है, लैम्डा आई इक्वल टू 0। अब देखो मान लो कि 3x3 की मैट्रिक्स है, तो चलो मैंने यहाँ 3x3 लिख दिया, ओके, माइनस लैम्डा। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी तो 3x3 बना सकते हैं, ये तो मेरे ऊपर है, मस्ट बी इक्वल टू 0। तो गौर करो यहाँ 1 1 1 आएगा, यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बहुत सारे। चलो अब इसके बाद क्या करते हैं, गौर करो, अगर मैं उसे एक मैट्रिक्स में लिखूं तो होगा क्या, ये है लैम्डा इंटू 1, मतलब ये भी लैम्डा हो जाएगा। इस लैम्डा को मैं अगर अंदर एंटर करवा दूं, ये भी लैम्डा, ये भी लैम्डा, ये भी लैम्डा। अब यहाँ बीच में माइनस साइन है, तो ये लैम्डा क्या होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा सिर्फ डायगोनल के साथ, मतलब माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा हो गया। एक बार ये डिटर्मिनेंट आ गया, इसे तुम 0 पे इक्वेट करना और लैम्डा की वैल्यू निकाल देना, बस यही सिखाना है मुझे। क्लियर हुआ यहाँ तक? करके दिखाऊं? बहुत आसान सा क्वेश्चन, मैं आसान वाले करता हूं, टफ वाले सारे होशियार बच्चे करेंगे। आ जाओ, पहला क्वेश्चन, ए वेक्टर इज इक्वल टू, मान लो मैंने सबसे आसान क्वेश्चन लिया 1 0 0 0 3 0 0 0 5, 3x3 लिया मैंने। चलो चलो पहले यही लेते हैं, आसान वाला, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, स्टेप 1 में करूंगा a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। इससे क्या प्रूफ हुआ, मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 3 5, और तो सारे 0 है, माइनस लैम्डा, पहली बार मैं करके दिखा रहा हूं, उसके बाद तुम्हें करना नहीं है इतना, सीधा आंसर लिखो। दिस इंप्लाइज, ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा एंड 5 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ये भी 0, ये भी 0, 0 0 0 0। यहां तक क्लियर है? तुम लोगों को डिटरमिनेंट निकालना आता है ना? डिटरमिनेंट हमने पढ़ा था, मान लो ए बी सी डी है, तो क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस इसको, तो ये हो जाएगा AD माइनस BC। याद है 2x2 में? यस सर। 3x3 ध्यान है, 3x3 कैसे करते थे? ये मत कहना डिटरमिनेंट नहीं आता, ये पढ़ा है ना, ABCD जो करते थे, ABCD मान लो EFGH, तो इसको कैसे लिखते थे, सबसे पहले A लिख लेते थे और A के साथ लिखते थे EFHI, याद है ना सबको?
यस फिर उसके बाद लिखते थे माइनस बी, माइनस लगाते थे तो याद रखना पहले डी लिखना, डी एफ जी आई, और फिर लिखते थे प्लस सी, साइन याद रखना, माइनर कोफैक्टर पढ़े हैं ना तुम लोगों ने? यस ठीक है, तो साइन सबका पता है, इसका प्लस होता है फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऑल्टरनेट चलता है, ये ध्यान रखना, स्टार्ट प्लस से करना। सी वाला देखो तो ये हो जाएगा डी ई जी एच, हो गया। इतना कम से कम आना चाहिए, मत कहना मुझे डिटरमिनेंट नहीं आता है। अभी इतना जानो, मैं डिटरमिनेंट की बहुत सारी प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाला हूं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तुम्हें क्या करना है, आज जितना बताऊं बस उतना करो। देखो, म्यूट कर लो थोड़ा। हमेशा एक चीज ध्यान रखो, मैं जब भी तुम्हें पढ़ाऊं कभी ये मत सोचो कि सर पढ़ा रहे हैं पता नहीं, ये तो हमने किताब से अपने समय में पढ़ा नहीं था, ग्रेजुएशन में अच्छे से तैयारी नहीं की थी। हमेशा ये सोचो सर पढ़ा रहे हैं तो जरूर उसकी शुरुआत वही है, और उसके लिए जो चीज ना समझ आए कि सर ने डिटरमिनेंट बोला आता ही नहीं है, तुरंत बोलो कि सर ये नहीं आता, ये एक बार एक लाइन बता दीजिए। इससे होगा क्या, मैं वही समझा दूंगा कि बस इतनी की रिक्वायरमेंट है एंड ट्राई टू कंप्लीट दैट, एंड एज सून एज यू आर डन विद दैट टूल यू कैन कॉम्प्रीहेंड द टॉपिक विच आई एम डिस्कसिंग। ठीक है, बहुत आसानी से कॉम्प्रीहेंड कर लोगे। तो तुम्हें क्या सोचना चाहिए कि सर जितना पढ़ा रहे हैं ना बस उस पर ध्यान दे दें और सर के हिसाब से चले, क्वेश्चन कर डाले, हो गया, हम सारा चीज सीख गए। तो इस पे ध्यान रखना। आ जाओ, तो इसका फाइनली देखो यहाँ पे स्टेप, अब जैसे मैं ओपन करूंगा तो ये सबसे आसान है, सबसे आसान वाला क्वेश्चन मैंने लिया है। ठीक है, अभी अगला भी करेंगे। अब आ जाओ, सारे जीरो होंगे तो लैम्डा इक्वल टू 1, लैम्डा इक्वल टू 3 एंड लैम्डा इक्वल टू 5। इसका मतलब 3 आइगन वैल्यू है। क्लियर हुआ सबको? इसमें कोई डाउट? विनीत तुम बताओ। नहीं सर, समझ विनीत में तुमने आया। आइगन वैल्यू निकालना सीखा है कि नहीं पहले, ये बताओ। नहीं सर। ये यहाँ तक समझ आया जो अभी मैंने करवाया? हाँ इसमें तो कोई डाउट नहीं है? हाँ। चलो, कोई तो डाउट अब मैं कुछ स्टेप्स लिखता हूँ और कुछ शॉर्टकट बताता हूँ, उसको देखो जरा। ठीक है, स्टेप ये है, जो अगर मैं तुमसे कहूं मेरे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, याद करो डायगोनल मैट्रिक्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, स्क्वायर, डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी, ये सब मैं लिखवाऊंगा, आज नहीं आगे की क्लास में। डायगोनल मैट्रिक्स जानते हो ना कैसी मैट्रिक्स होती है? तुम बताओ विनीत मुझे, व्हाट आर डायगोनल मैट्रिक्स? जिसमें बस डायगोनल में ही नंबर हो, बाकी सब जीरो। डायगोनल में ही नंबर हो और सारे जीरो हो। चलो, ये डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं? तुम्हारी बातें कर रहा हूं मैं, डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं? नहीं हाँ या ना, ट्रू या फॉल्स? है। तुम बताओ मनीषा। नहीं, क्यों नहीं? क्यों? नंबर ही नहीं है उसमें। ये ध्यान रखना, डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं लेकिन एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी नॉन जीरो। कम से कम एक, मान लो मुझे एक कम से कम रखना पड़ेगा, 1, 5, 8 कुछ भी, मैं कहीं भी रख सकता हूं, लेकिन एक कम से कम नॉन जीरो होना चाहिए, तभी वो डायगोनल मैट्रिक्स है। नहीं तो ये नल मैट्रिक्स है और इसको डायगोनल मैट्रिक्स में इक्वेट नहीं करोगे। ये क्लियर हुआ? Yes. जब भी कोई चीज पढ़ो तो हर एग्जांपल के एक्सेप्शंस याद रखो। ये अगर तुम सीख गए तो कोई भी किताब ऐसी नहीं होगी जो तुम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते। हमेशा एक एग्जाम्पल, और नहीं मिल रहा तो उस पर सोचो और ढूंढो। अगर तुम ढूंढ पा रहे हो तो इट मींस तुम सर्च कर रहे हो, तो तुम्हारा दिमाग उस पर चलेगा कि मैं क्या मिस कर रहा हूँ, क्या चीज मुझे नहीं आ रही। यही चीज तुम्हें टॉपिक पे कमांड करवा देगी। ठीक है, तो तुम्हें ये चीज सोचना चाहिए। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं तुमसे कहूं कोई भी डायगोनल, म्यूट कर लो, नॉइस आ रहा है। इफ आई से दैट देयर इज अ डायगोनल मैट्रिक्स कॉल्ड 5, 3, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, मुझे ये बताओ विनीत, तुम्हारे लिए क्वेश्चन, इसके आइगन वैल्यू बताओ। लैम्डा 1 कितना, लैम्डा 2 कितना, लैम्डा 3 कितना, डायरेक्ट बताओ। लैम्डा 1 5, लैम्डा 2 3, लैम्डा 3 8। ठीक है, याद रखो जब भी ये कोई डायगोनल मैट्रिक्स होगा, in the case of diagonal matrix all the diagonal elements are its eigen values। क्लियर हुआ? तो ये सबसे, ये एक रूल की तरह मान लो और सीधा इसको करना, इसमें टाइम मत वेस्ट करना। ठीक है, क्लियर हो गया? इसमें डाउट नहीं है ना? आ जाओ, तो अच्छे क्वेश्चन चालू करते हैं। अब ये तो हो गया, बस एक लाइन मुझे बतानी थी, काफी है। एग्जाम्पल, सबसे पहला क्वेश्चन, पहला मैट्रिक्स लेते हैं, इसे सिग्मा एक्स कहा जाता है। ये पॉली मैट्रिसेस है। मैं सबसे पहले तुम्हें पॉली मैट्रिक्स पे कमांड इसलिए करवाता हूं बिकॉज दीज मैट्रिसेस आर यूज्ड इन स्पिन अलजेब्रा। तो जब भी फिजिक्स का क्वेश्चन आएगा वो पॉली ही पूछेंगे, पॉली का एक्सटेंशन पूछेंगे 3 डायमेंशन में या 4x4 में पूछेंगे। ठीक है, तो तुम्हें इस पे कमांड करना पड़ेगा, एकदम याद कर लो। अब मुझे लगता है मैंने याद करवा दिया था। वनीशा याद है क्या तुम्हें? हाँ। पॉली मैट्रिक्स बताओ तो पहली मैट्रिक्स क्या है?
1 0 0 1। बस पहले ही फेल। 0 1 1 0। अच्छा नहीं 1 1 1। ये क्या है? अच्छा नहीं पता। ये देखो ये प्रैक्टिस है। अब समझो ये तो सारा आता था 6 महीने पहले, तुम्हें सब आता था, लेकिन आज क्यों भूल गए? लैक ऑफ रिवीजन। ये होता है। मैं आज क्वांटम पढ़ा रहा हूँ और पूछूं दिसंबर में, और एग्जाम फरवरी में एग्जाम आया आईआईटी जैम का, तुम्हें कुछ याद ही नहीं है। क्यों? तो कॉपी देखा ही नहीं दोबारा। देखो मेरा टारगेट है, मैं तो तुम्हें रिवीजन करवाऊंगा, टेस्ट लूंगा, असाइनमेंट दूंगा, तो तुम टच में रहोगे। लेकिन तुम्हारे पास अपनी भी विशफुल थिंकिंग होनी चाहिए कि घूम फिर के जब भी टाइम मिले ये 6 महीने स्पेंड करो उसी कॉपी के। भरे बोरिंग लगे पता नहीं क्या पढ़े जा रहे हैं, बोरिंग लग रहा है, कुछ नया पढ़ते हैं, चटपटा पढ़ते हैं। नहीं, वापस आ जाओ उसी चावल दाल पे दोबारा। ठीक है? क्योंकि पता है ना, डेली तुम रसगुल्ला नहीं खा सकते। खाओगे सुबह शाम, खाने में, नाश्ते में, सब जगह लगे पड़े। लेकिन चावल दाल तुम सुबह शाम खाओ, डजंट मैटर, न्यूट्रिशन मिलता रहेगा तुम्हें, कभी फेड अप बोर नहीं होगा। लेकिन अब मैं कहूँ रसगुल्ला खाओ, 2 दिन खा के दिखाओ मुझे, तीसरे दिन से लगेगा कुछ दिक्कत हो रही है मेरे साथ। तो ये इसलिए है कि चटपटा चीज सही है, थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो बेसिक फ्लैट चीजें हैं ना, वही काम आएंगी तुम्हारी। और वो कमांड करो। एक बार वो चीज आ गई तो नई नई चीजें सीखो। ठीक है? ऐसा थोड़ी है कि मैंने भी पहली बार पढ़ा होगा तो मैंने क्या पढ़ा होगा, सारी चीजें थोड़ी पढ़ ली होंगी। लेकिन पहला लेवल डेवलप किया, फिर उसके बाद अगली बार जब पढ़ाई की तो मुझे लगा ऐसा ही क्यों लिखा है बुक में। तब मैंने सोचना शुरू किया, नेट पे सर्च किया, तो मुझे लगा अच्छा इसके साथ एक और लेयर हम जोड़ सकते हैं, एक और एग्जांपल। ये जब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तुम एग्जांपल एड अप करते जाते हो तो तुम्हें लगता है अब मेरी अंडरस्टैंडिंग बन रही है। इसीलिए रिवीजन मस्ट है। मैं भी ऑलरेडी 5-6 बार पढ़ा चुका हूँ, 5-6 बैचेस पढ़ा चुका हूँ। तो मुझे क्या होता है, मुझे एकदम याद हो गई ये चीजें। अब मुझे ये भी पता है बच्चा कहाँ अटकेगा, तो वो चीज मैं पॉइंट आउट करता हूँ और तुम्हें कहता हूँ रेस्पॉन्ड करो, ताकि तुम्हारे माइंड में जो रखा है ना कि ऐसा होना चाहिए, सर तो गलत बता रहे हैं, तो उसे जब तुम बोलते हो ना, वो चीज परमानेंट तुम्हारी मेमोरी में स्टोर होने लगती है। सिर्फ सोचने से नहीं होता है, बोलना भी पड़ता है, लिखना भी पड़ता है। ठीक है? इसीलिए मैं क्वेश्चन भी करवाता हूँ, बोलता भी हूँ, बुलवाता भी हूँ, ताकि परमानेंट हो जाए वो मेमोरी। ठीक है? समझ आया? इसीलिए रेस्पॉन्ड किया करो। जब मैं बोलूं भले गलत करो चलेगा, और तुम लोग रेस्पॉन्ड कर रहे हो, बच्चे होशियार हो, नजर ना लगे तुम लोगों को, है ना? बच्चे तो बहुत होशियार आते हैं मेरे पास, लेकिन रिजल्ट देने का टाइम आता है ना, बच्चे सब फ्लैट गिर जाते हैं, क्योंकि ज्यादा एक्सपेक्टेड। उनको लगता है कि नहीं सर जितना पढ़ा रहे हैं वो तो आ ही रहा है, कॉपी में सब लिखा है, क्यों ना अपनी तरफ से और पढ़ लिया जाए, हम तो सर से भी ओवर स्मार्ट है, सर ने तो इतना ही बताया था, हम तो और ज्यादा पढ़ लेंगे। पता लगता है वो भी नहीं आया और आगे का तो नहीं आया, और 50% जैम में भी नहीं आ पा रहे, तो ये दिक्कत है। ठीक है? तो जितना पहले मैं कह रहा हूँ ना उतना कर लेना, जब मुझे लगेगा ना कि तुम होशियार हो गए हो, जो कि मुझे कम ही चांस लगेगा, उसके बाद देखेंगे क्या करना। चलो आ जाओ, पहला वाला सिग्मा एक्स जरा करके दिखाओ तो मुझे। विनीत, वनीशा दोनों कॉपी निकालो, जल्दी से इस क्वेश्चन को करो जल्दी से, फिर मैं आगे की मैट्रिक्स करवाता हूँ। इसमें मुझे आइगन वैल्यू याद है। याद है, डजंट मैटर, चुपचाप कॉपी पे करो। जब तुम भूल गए हो इसका मतलब स्टेप्स नहीं आ रहे तुम्हें, स्टेप्स तक रटे होने चाहिए, जल्दी से। कितना? तुम्हें तो आंसर याद ही है, बता डालो। किया नहीं ना कॉपी पे तुमने? किया कितना आंसर है? +-1। +-1। तुम बताओ विनीत, आया कि नहीं +-1? विनीत नहीं आया? चलो देख लो, स्टेप्स देख लो, देखते जाओ। सबसे पहले क्या करेंगे, पहला इक्वेशन लिखेंगे, ए यहाँ पे सिग्मा है, ठीक है, घबराना नहीं, उसे ए मान लो, क्या जाता है मेरा, कुछ नहीं जाता, ऐसे लिखो लैम्डा i = 0। पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, सिग्मा लिख दो, ये लियो 0 1 1 0 माइनस लैम्डा लिख दिया,
यहाँ पे है 1 0 0 1 इक्वल टू 0। आ जाओ अगला स्टेप, अगले स्टेप में एक साथ ले आओ। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 0 0 माइनस लैम्डा कितना होगा, माइनस लैम्डा। यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस लैम्डा, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे 1, दिस इज इक्वल टू 0। आ जाओ डिटरमिनेंट ले लेते हैं। ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब बताओ इसमें क्या डाउट है, विनीत तुम बताओ कहाँ फंस गए थे तुम। बीच वाले स्टेप। अब क्लियर है क्या स्टेप किया मैंने? देखो पहले ये लिखना है, देखो शुरू में करना पड़ेगा, शॉर्टकट मत मारो, शुरू में करो। तुमने पहली बार किया है, यू हैव टू डू दिस, बट आफ्टर सम टाइम 3-4 क्वेश्चन कर लोगे, आफ्टर उसके बाद फॉलो हो जाओगे। तो ये समझ आया? पहले ये लिखो, फिर माइनस लैम्डा, और लैम्डा हमेशा डायगोनल में आ जाता है। देखो ये फिक्स है, हर बार ऐसा ही होगा, बस ये चेंज होता रहता है, बस ये चेंज होता है, ये नहीं चेंज होता, ये तो फिक्स है। इसका मतलब डायगोनल में माइनस लैम्डा करना है बार बार। अगला क्वेश्चन करें? चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन देता हूं। तो अगला मैट्रिक्स भी बता देता हूँ, पॉली का सेकंड मैट्रिक्स है। ये सब स्पिन मैट्रिसेस के नाम से जाने जाते हैं, सिग्मा वाई। इसकी वैल्यू कितनी है बताओ, मनीषा तुम बताओ, सिग्मा वाई क्या है? इसमें आई वाला होता था, 0 माइनस आई 0। ठीक है, 0 माइनस आई 0। ठीक है, जल्दी से इसके आइगन वैल्यू बताओ, करो जल्दी से, वर्कआउट करो। लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 1, फिर से वही आ रहा है। प्लस माइनस 1 आया? यस। ठीक है, तो देखो यही मैं बताना चाह रहा था। देखो बहुत सारे के आइगन वैल्यू बहुत सारे मैट्रिक्स के सेम आ सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना। ये मत सोचना सर हर मैट्रिक्स के अलग आइगन वैल्यू क्यों नहीं आ रहे, ऐसा नहीं है, बहुत सारे मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू सेम हो सकते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं। इस बार स्टेप फॉलो किया था विनीत? अब समझ आया कि नहीं? अब आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है? क्लियर हो जाएगा, मैं इतने सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। अभी देखो, अभी लगातार 5 6 7 8 क्लास यही चलेगा, उसमें मैं बहुत सारी चीजें, और डेली रिवीजन के लिए 5 6 मैट्रिक्स, असाइनमेंट में मैट्रिक्स इतना करवा दूंगा, याद हो जाएगा तुम्हें इसके आंसर रट जाएंगे, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। तो एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आया तो 50% 75% टाइम बचा लोगे तुम अपना, सिर्फ 25% एफर्ट लगाओगे और स्कोर कर लोगे 2 नंबर। ठीक है, आ जाओ। इसके बाद क्या होगा, मैट्रिक्स लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस लैम्डा माइनस आई, और यहाँ पे आई, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर, और क्या होगा देखो आई माइनस आई, तो ये प्लस 1 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस 1 इक्वल टू 0, फिर से आ गया लैम्डा इक्वल टू प्लस 1। तुम बताओ वनीशा, हाँ सर, यही आया ना आंसर कि कुछ और? यही। चलो अच्छी बात है। अब अगला देख लेते हैं जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे पॉली सिग्मा जेड कहा जाता है। तो लैम्डा, एक मिनट, सिग्मा जेड मैट्रिक्स ये है तुम्हारा, क्या है सिग्मा जेड, जल्दी बोलो वनीशा। 1 0 0 माइनस 1। 1 0 0 माइनस 1। अब डायरेक्ट बताओ इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, विनीत तुम बताओ। विनीत डायरेक्ट, भाग गया क्या विनीत? मे भी क्लास लीव हो गई होगी, अच्छा होता है कभी कभी। अच्छा, ऐसा है, कोई, चलो देख लो, फिर मैं बता देता हूँ एक बार। तो ये कैसा मैट्रिक्स है, दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। हाँ, तो डायगोनल मैट्रिक्स का अभी मैंने रूल बताया था, जो भी डायगोनल एलिमेंट है वो उसके आइगन वैल्यू है। तो +1 एंड लैम्डा 2 इक्वल टू, ये समझ आया विनीत तुम्हें? हाँ सर। ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, आइगन वैल्यू जो भी उसके डायगोनल एलिमेंट है वो डायरेक्ट होते हैं। ठीक है, समझ आ गया? तो अब बेसिक हमने आइगन वैल्यूज कर लिए, आइगन वेक्टर आज की क्लास में नहीं करेंगे हम। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, कुछ और क्वेश्चंस करवाता हूँ, एक क्वेश्चन मुझे और करके दो, फिर मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ, फिर कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, डेली अभी क्लास चलती रहेगी, तो तुम लोग घबराना नहीं, क्लास बस करते। तुम लोग को क्लास में दिक्कत नहीं होती है ना? ना। क्लास एंजॉय कर रहे हो कि नहीं? ऐसा तो नहीं है बोरिंग लग रहा है कि बस जबरदस्ती सर पढ़ा रहे हैं, समझ तो आ नहीं रहा? इवन आ रहा है ना ऑफलाइन समझ? क्लास से ज्यादा बेटर है। क्या है, क्या है?
इवन मतलब ऑफलाइन क्लासेस जब हम लोग सामने बैठ के पढ़ते थे उसमें ज्यादा दिमाग की थकावट हो जाती थी, इसमें तो कम ही है। अच्छा तुम लोग 5-5 घंटे पढ़ सकते हो, ऐसा है क्या? नहीं नहीं ऐसा भी नहीं, लेकिन वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम, मतलब आना जाना भी हो अच्छा ये जाता था, है। या फिर मस्त अपने रूम में बैठ के पढ़ो। हाँ तो ये भी है, लेकिन आना जाना पड़ता है तो ये भी है कि थकान रहती है, तो हम वहाँ क्लास भी 2 घंटे 2.5 घंटे कर देते थे, ये रहता था। हाँ यहाँ है घर पे ही है तो हम डेली क्लास 1-1 घंटे 1.5 घंटे कर सकते हैं, नहीं ज्यादा अच्छा है हाँ, ये। ये ज्यादा इसलिए बेटर। रेगुलर क्लासेस चलेगी, ठीक है। और होगा सैटरडे संडे को भी मैं कोई स्पेशल टॉपिक या असाइनमेंट डिस्कस करने के लिए रख लूंगा, डाउट क्लासेस वगैरह, ठीक है ना। अभी नहीं, आगे जब हम करेंगे तो मैं असाइनमेंट्स वगैरह के लिए या जो भी असाइनमेंट दूंगा, टेस्ट दूंगा, तो उनके डिस्कशन के लिए सैटरडे संडे का टाइम आराम से 1 घंटे 1.5 घंटे बैठेंगे, सब डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन में इतना फायदा है, ठीक है। और आगे भी अगर ऑफलाइन होगा तो हम ऑनलाइन में ये सब चीजें जो क्वेश्चंस वगैरह होगा, जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं क्लास फिक्स करके डिस्कस करूंगा, तो तुम्हें वापस आना नहीं पड़ेगा उस चीज के लिए, ठीक है। ऑफलाइन जो लेकिन ऑफलाइन का मजा अलग होता है थोड़ा, ठीक है। नहीं, मजा नहीं आता। उस दिमाग में शट डाउन होने लगता था 2 घंटे बाद, मतलब खत्म जिससे कहा जाए। यहाँ घर में तो ऐसा नहीं होता है। तो घर में तुम लोग सो जाते हो ना, पढ़ते पढ़ते सर हाँ, पढ़ा रहे हैं, तो कोई नहीं, लेट जाता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आ जाओ क्वेश्चन करते मतलब हैं। बैठ के पढ़ो। ठीक है ठीक है, ठीक है, ये तो अच्छी चीज है, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि हम ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों कर पाए। इससे फायदा ये होगा कि जहां जो चीज अच्छा है ना, वो बेटर काम हम अपने यूज के लिए रख ले, ताकि स्कोर अच्छा हो जाए एग्जाम में, ठीक है। इसका जल्दी से आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर बता दो जल्दी से, दोनों लास्ट क्वेश्चन इसको कर लेते हैं, फिर अगली क्लासेस में करेंगे, जल्दी से। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर मत बताना, अभी पढ़ाया नहीं, आइगन वैल्यू। कितना आया? 0 और 2। 0 और 2, ठीक है। तुम बताओ, यस सर, 0 और 2 है। अब समझ आ रहा है कि नहीं विनीत? हाँ सर। अब तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है? नो सर। ठीक है, तो देखो ऐसे ही मैं क्वेश्चन दे दूंगा, आगे भी क्लासेस में आता जाएगा, तो अपने आप तुम कमांड कर लोगे, ठीक है। ज्यादा टफ नहीं, अभी तो खैर आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 1 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा, यहाँ पे 1 1 इक्वल टू 0। अच्छा इस मैट्रिक्स का इनवर्स कितना होगा? तुम लोगों ने ऐसे ही किया ना जैसा मैं स्क्रीन पे कर रहा हूँ? यस सर। ठीक है ना, पूरा एक्सपेंड करके तो नहीं किया? नहीं नहीं। ठीक है, इसकी आदत डालो, ये भी कर सकते हो, एक्सपेंड में भी आंसर आएगा। हाँ इसका इनवर्स कितना होगा जल्दी से? ओरली निकालना हो तो मैं कैसे करूं, ओरल आंसर है। विनीत तुम बताओ। इनवर्स मतलब? ये सही क्वेश्चन है। पहले सर आप बताओ फिर हम बताएंगे। पहले आप बताओ इनवर्स मतलब क्या होता है, फिर हम देखते हैं, टाइम मिलेगा तो आपको सजेस्ट करेंगे क्या करना है। इनवर्स पढ़ा नहीं है तुमने? सर भूल गया है, हमको भी सच में भूल गया है। चलो कोई नहीं, इनवर्स अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन तुम देख के आओगे सब। इनवर्स मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, लेकिन एग्जाम में इनवर्स पूछा नहीं जाने वाला। उसकी कुछ प्रॉपर्टी आएगी जो मैं यूज करने वाला हूँ। मुझे ये बताओ इसका डिटरमिनेंट कितना है? 0। और डिटरमिनेंट 0 होता है तो इनवर्स निकलता है क्या? नहीं, हम बोलने वाले थे लेकिन फिर हमको लगा गलत होगा। समझ आया विनीत? यस सर। ठीक है, मैं यही पूछना चाहता, तुम्हें क्या लगता है इनवर्स ओरली याद थोड़ी होता है? मेरे को थोड़ी याद है सब मैट्रिक्स से इनवर्स निकालना पड़ेगा, पढ़ा है ना तुमने, एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए। यस। एडजॉइंट निकालते थे, वो मैं आगे करूंगा, डोंट वरी, आज ही की क्लास में सब थोड़ी सीखना, अभी बस बेसिक सीखो। तो मैं ये कह रहा हूं कि डिटरमिनेंट जो होगा इस मैट्रिक्स ए का, दैट इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज इनवर्स ए का इनवर्स डजंट एग्जिस्ट। ये चीज पहले चेक कर लिया करो, इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। पता लगा लगे पड़े और लास्ट में पता लगा अच्छा इनवर्स होता ही नहीं, टाइम वेस्ट हो। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन। तो अब मैं क्या करता हूँ, 2-3 क्वेश्चन दे देता हूँ, होमवर्क घर पे एक बार ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में आगे की चीजें हम करेंगे, ठीक है। चलो तो एक पहला दे देते हैं, 0 i
I 0, दूसरा दे देते हैं 0 1 -1 0, तीसरा दे देते हैं 1 1 1 -1, और लास्ट वन इज कॉस, नहीं ये बाद में करूंगा, 3 ही रखो, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में